बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ास तौर पे आईएसआई ने बुलवाया कुछ सहाफ़ियों को, कुछ को धमकाया, कुछ को समझाया, कुछ को लालच दिया, कुछ को कोई और बात समझाई। तो उन्हें अलग अलग टारगेट दिए गए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके साथ अलग अलग और बाज़ के साथ दो दो करके भी मुलाकातें की गई हैं। अब आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट में नया चूरन लॉन्च होने वाला है। जो चूरन लॉन्च किया जाएगा, वो जो टारगेट दिए गए हैं चंद बड़े सहाफ़ियों को, और इनमें चंद ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को गलत करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्शन को जाली करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इमरान खान के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अब वो सहाफ़ी एक नया चूरन बेचेंगे। वो चूरन मेरे सामने आ गया, मैं आपको बता देता हूं। ये खबरें आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं। एक तो आपको आने वाले दिनों में बताया जाएगा जी पेट्रोल के नए ज़खायर के ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल निकलने वाला है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सहाफ़ियों को यह कहा है कि तुम जाओ और जाकर मार्केट के अंदर उम्मीद फैलाओ, लोगों को यह कहो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक होने वाला है, हालात बिल्कुल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसी कोशिश आसिम मुनीर साहब के आने के बाद से लेकर अब चौथी मरतबा की जा रही है। एक मरतबा कोशिश की गई इंतखाबात से पहले कि जैसे ही इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान बदलने वाला है। फिर एक दफ़ा कोशिश की गई जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर रीलॉन्च किया गया, वो कोशिश भी नाकाम हुई। फिर SIFC जब बनाया गया उस वक्त एक कोशिश की गई, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए गए। और फिर इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर से एक कोशिश की गई, और अभी हाल ही में एक कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप ने जब तारीफ की आसिम मुनीर की। तो ये लगभग 4 मरतबा पहले कोशिश हो चुकी है और 5वीं मरतबा दोबारा से आपको बड़े पैमाने पर मार्केट में चूरन बेचने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1 जनाब, जो चीज़ें उनको दी गई हैं सहाफ़ियों को, एक तो पेट्रोल के नए ज़खायर, ये अभी थोड़े दिनों में आप खबरें सुनेंगे। मादनियात जनाब पाकिस्तान में बहुत मिल रही हैं, गेम चेंजर बनने वाली हैं। ये भी आपको बताया जाएगा कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में मिल गए हैं। हालांकि उनकी हकीकत क्या है, रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कहां काम आते हैं, पाकिस्तान कहां खड़ा है, पूरा एक वीलॉग बना के आपको बता देता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है। ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर 6-7 दिन काम किया है। ये चीजें एक आधे वीलॉग में आपके सामने में रखूंगा। बैरूनी सरमायाकारी बहुत बड़े पैमाने पर आने जा रही है। ये भी सहाफ़ियों को दावा किया गया कि आप ये वाला मंजन भी बेचें जाकर। गैस के ज़खायर मिल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान यहां से जाएगा चाइना, पाकिस्तान रशिया जाएगा, सेंट्रल एशिया में जाएगा, अफगानिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे, ईरान के रास्ते खुल जाएंगे, पाकिस्तान तुर्की और यूरोप तक पहुंच जाएगा और ट्रेनें चल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले दिन में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बताई जाएंगी, और ये पाकिस्तान के ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बताई जाएंगी बल्कि सोशल मीडिया पे भी बताई जाएंगी। कुछ दिफाई मुआहदों का बड़ा ढोल पीटा जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान अपने तैयारे और हथियार बेचने जा रहा है। ये कुछ अर्सा पहले भी चूरन बेचा गया, दोबारा इसको रीलॉन्च किया जाएगा। आलमी सतह पर कुछ इदारों से रब्ता किया गया है, कुछ रिपोर्टें भी छपवाई जाएंगी, और ये जून के महीने में और जुलाई के महीने में बहुत शिद्दत से किया जाएगा, ताकि अवाम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान तो बहुत ठीक सिमत में जा रहा है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। हकायक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि हकायक साथ साथ आपके सामने रहे। ये बड़ी वारदात है, ये अंदर की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, और मैंने आपको इससे पहले बताया था, किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि बहुत सारे और सहाफ़ियों ने बाद में तस्दीक कर दी कि बाकायदा पाकिस्तान के जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ISI के दफ्तर में बुलाकर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को धमकाया और उनको वार्निंग दी है, और कुछ को जो है वो लालच वालच दिया, कुछ को ये कहा कि आप हमारे साथ चलें, मामला ठीक हो जाएंगे, कुछ को ये बताया नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से हैंडल किया गया है। अब जरा आप देखें कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है, जो बताया जा रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, और जो आपको चूरन बेचा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हर दफा कौम को जब भी चूरन बेचा जाता है ना, तो पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है पाकिस्तान के जर्नैलों को मिल जाता है, या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए माफियाज को मिल जाता है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बनाकर रखते हैं और उनके साथ मिलकर कार्रवाइयां डालते हैं। देखिए, इस वक्त एक नया डाटा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसको शेयर किया, बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं। इस डाटा के मुताबिक अगर पाकिस्तान में आप गुर्बत की शरह को 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स के ऊपर फिक्स कर दें कि जो आदमी 8,500 रुपया महाना कमाता है, मुझे बताएं कि एक घर वालों का गुजारा 8,500 में हो सकता है? आज तो 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा। तो 8,500 रुपए से कम आमदन वाले जो पाकिस्तान में हैं वो 30% हैं,
अब आप अंदाजा कर लीजिए कि गुर्बत कहां पहुंच गई है। अगर इसको आप 10,000 पे ले जाएं तो ये 35% हो जाएंगे, अगर आप इसको 15,000 पे ले जाएं तो ये उससे ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप इसको 30,000 पे ले जाएं तो इनकी तादाद तो 60% तक पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तानियों का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये है हकीकत जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कहते हैं कि बाजारों में जो खरीदो फरोख्त है वो 70% तक कम हो चुकी है। यही तो वजह है कि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही। कोई चीज बिकेगी तो उसके ऊपर टैक्स हुकूमत के पास जाएगा ना। जितना पैसा सर्कुलेट करेगा, चीजें बिकेंगी, खरीदी जाएंगी, उतनी दफा हुकूमत के पास टैक्स जाएगा। जब चीजें बिक नहीं रही, कारोबार ही नहीं हो रहा, लोग खरीदो फरोख्त कर ही नहीं रहे, उनकी कमर टूट गई है, तो फिर हुकूमत के पास पैसा कैसे जाएगा? तो फिर हुकूमत ने पैसा ऐंठने के लिए जो तरीकाकार बनाया, वो कभी पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगाते हैं, आगे बताता हूं मैं आपको। बहरहाल पहले आप जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं अजमल बलोच, उन्होंने इस्लामाबाद में आकर ताजर तंजीमों के रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तंग आकर, और उन्होंने कहा कि 70% कमी आ चुकी है बाजारों में खरीदो फरोख्त में। 70%। 12 करोड़ शहरी कुव्वते खरीद से महरूम हो चुके हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये IMF कह रहा है। हमने 70 साल तारीख में कभी इतनी मुश्किलात नहीं देखी जितनी मुश्किलात हम अब देख रहे हैं। ये ताजरों ने असल कहानी आपको सुनाई, लेकिन जो सहाफी मिलकर आए हैं वो आपको कोई और वारदात डालेंगे। आपको पहले से पता हो कि आपको कौन सा चूरन बेचा जाएगा। मैं बात कर रहा था लेवी के ऊपर, तो जनाब लेवी की मद में अवाम की जेबों से 4,000 अरब रुपए से जायद की वसूलियां की जा चुकी हैं। यानी 2022-23 में जब यह हुकूमत बनी तो इन्होंने 580 अरब रुपए वसूल किए थे। फिर जनाब 23-24 के अंदर इन्होंने 1,019 अरब रुपए वसूल किए। फिर 24-25 में 1,220 अरब रुपए वसूल किए, और 25-26 के पहले 9 महीनों में इन्होंने 1,205 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। आप अंदाजा करें कि लेवी की मिकदार और अवाम की जेबों पर डलने वाला जो डाका है उसकी मिकदार में इजाफा ही होता चला जा रहा है। यह भी नाज़रीन एक खबर, और एक और खबर आपको देता हूं कि अगर इतने ही अच्छे मुआशी हालात हैं तो पाकिस्तान से सरमाया बाहर क्यों जा रहा है। मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कहा कि $100 अरब गुज़िश्ता चंद साल में पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। इन्हीं के दौर में, आसिम मुनीर साहब के दौर में, पाकिस्तान से बाहर $100 अरब पाकिस्तानी लेकर चले गए, और ये वो पैसा है जो इलीगल तरीके से गया। जो लीगल तरीके से गया वो अलग है। एयरपोर्टों के ऊपर पाबंदियां लगी हुई है कि पाकिस्तान छोड़कर कोई आदमी बाहर ना जाए। इसके बावजूद बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में इस साल के पहले 4 महीनों में 2.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मजदूरी करने चले गए हैं। इनमें 1,078 डॉक्टर हैं, इसमें 2,000 इंजीनियर हैं, 419 नर्सेज हैं, 1,650 अकाउंटेंट्स हैं, 9,500 कुक्स हैं, 1,235 इलेक्ट्रीशियंस हैं, 818 मैकेनिक्स हैं, 550 कंप्यूटर माहिरीन हैं, और 1.5 लाख मजदूर इसमें शामिल हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक तरफ आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों पर दबाव डालकर एक अलग पाकिस्तान की पिक्चर दिखाएगी, और दूसरी तरफ जो रियल पिक्चर है वो आपको पाकिस्तान के अंदर से जनरेट होने वाले आदादो शुमार दिखाएंगे। एक और कार्रवाई पाकिस्तान में डाली जा रही है। वो कार्रवाई अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट कर दी। हालांकि अंसार अब्बासी साहब नॉर्मली ऐसी चीजें रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं रियाजुल हक साहब की वॉल से ये खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आइंदा से जो वफाकी ऑडिट रिपोर्ट है, यानी अब ये चीजें कैसे छुपाएंगे। एक तरफ तो सहाफियों को तैयार कर दिया कि आपने अच्छा अच्छा दिखाना है, अच्छा ना भी हो तो जो हम आपको कहें आपने अच्छा अच्छा करके दिखाना है कि जनाब हमारे तो खजाने निकल आए, हमारी तो लॉटरी लग गई, पाकिस्तान तो बूस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान तो उड़ान उड़ने जा रहा है। जो आसिम मुनीर का अल्फाज है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ऊंची उड़ान के बाद हमें बुरी पे बुरी खबर, बुरी पे बुरी खबर मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जमीनी हकायक से आगाह नहीं है। तो जमीनी हकायक क्या है? हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो वफाकी ऑडिट रिपोर्टें बनती हैं, इसके लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं जो काम करते हैं। वफाकी ऑडिट रिपोर्ट में से बदउनवानी, बद इंतजामी और फजूल अखराजात और माली खिलाफ वर्जियों के जो मजमूई आदादो शुमार है वो अब शामिल नहीं किए जाएंगे। वो कहते हैं जनाब हमने अब आदादो शुमार ही नहीं डालने, जो चीजें गलत हो जाए उनको बताना ही नहीं है कौम को, और उनके मजमूई आदादो शुमार हम इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको इकट्ठा करके ये बताया जाता है जनाब ये देखें कौम का पैसा जाया हो गया।
तो अब इस किस्म की वारदातें डाली जा रही हैं। ये अभी मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स दी हैं और ये चारों का डाटा आज ही आया है। महंगाई का डाटा इसके अलावा और इनकी अय्याशियों का डाटा इसके अलावा कि जितना पैसा ये अपनी जात के ऊपर और अपने फिरने टुरने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो सिर्फ ये टारगेट नहीं दिया गया सहाफियों को। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ सहाफी जो जमहूरियत के लिए आवाज उठाते थे, आजादी इज़हार राय के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव है। उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनसे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन पर दबाव डाल रही है। अब यह साबित करने की भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान ही तरक्की का दुश्मन है जनाब, और वो जमहूरियत के खिलाफ है और गैर जमहूरी और गैर सियासी आदमी है। ये भी आप आने वाले दिनों में सुनेंगे कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान गैर जमहूरी आदमी है, इमरान खान सबको जेलों में डालना चाहता है, इमरान खान ने सबको धमकियां दी। और भाई जलसों के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे को धमकियां देते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, नहीं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो क्या उसने सड़कों पर घसीट दिया? बताएं ना। फजल रहमान ने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा, तो क्या वो मुंह पे आके कह सकता है? तो इमरान खान साहब ने गो के बहुत सारी ऐसे बातें की जिनसे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडर ये बातें अवाम के सामने जलसों में करते हैं और इलेक्शन के दिनों में ज्यादा करते हैं, तहरीक के दिनों में ज्यादा करते हैं। लेकिन सिर्फ इमरान खान को पिन पॉइंट किया जाएगा कि जनाब ये आदमी कसूरवार है। हालांकि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। इमरान खान इलेक्शन जीता हुआ है और उसका मैंडेट आसिम मुनीर साहब ने छीनकर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है। नंबर 2, कई बार मुज़ाकरात में इमरान खान धोखा खा चुका है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई उसके बाद भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन मुज़ाकरात में धोखा दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने दोबारा मुज़ाकरात किए, फिर धोखा दिया गया। फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने फिर मुज़ाकरात किए, फिर धोखा दिया गया। फिर जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए, उनका मैंडेट छीन लिया गया, दोबारा उन्होंने मुज़ाकरात किए। हत्ता के 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात किए, लेकिन बार बार धोखा दिया गया। हुकूमत ने यहां तक कह दिया कि जनाब हम तो इमरान खान साहब की मुलाकात भी आपकी नहीं करवा सकते, वो इसलिए कि ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो इसको समझिए कि इमरान खान बार बार मुज़ाकरात के लिए कहता है, और आज की तारीख में भी इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया हुआ है। तो ये जो आपको चूरन बेचेगा कि इमरान खान मुज़ाकरात के खिलाफ है, ये चूरन आपने नहीं खरीदना। वो सियासतदान है, मुज़ाकरात ही करेगा और उसने कहा है कि मुज़ाकरात करो। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ और हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ इस वक्त इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि वो हाइब्रिड निज़ाम की हामी है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे, लेकिन इस वक्त माजी में इमरान खान क्या थे? माजी में तो सारों का पता है सबको, हमारी अपनी सोच कुछ और थी। लेकिन आज अगर कोई आदमी इस बात पर खड़ा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकाला जाए, तो वो इमरान खान है और वो हाइब्रिड निज़ाम का हामी नहीं है। वो कई बार कह चुका है कि मैं बदला लेने पर यकीन नहीं रखता। यह भी इमरान खान ने कैटेगोरिकली और क्लियरली अपनी बहनों के जरिए से, अपनी पार्टी के जरिए से कई मरतबा जेल में से पैगाम भिजवाया है। नाज़रीन, इस वक्त वही इमरान खान जाली मुकदमात का सामना कर रहा है, कैद तन्हाई का सामना कर रहा है, मगर फिर भी इमरान खान ने कहा हुआ है कि मुज़ाकरात करो। तो ये चूरन आपने नहीं लेना, कोई भी आपको बेचे तो। अब 18 साल के वोटर के पीछे पड़ गए। मैं राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट पहले सुन रहा था, अब मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का कि जिस बच्चे को घर के मशवरे में आप शामिल नहीं करते। कायरा साहब, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता, हम तो बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको साथ बिठाते हैं। जैसे ही बच्चा बालिग होता है 15-16 साल का, उसको साथ बिठाते हैं, मुशावरत के अमल के अंदर उसको शामिल करते हैं ताकि वो समझे चीज़ों को और वो बेहतर फैसले करने के काबिल हो जाए। और बच्चे बहुत समझदार हैं, सिर्फ उनके मिजाज के अंदर तेज़ी होती है। नौजवान जब वो होते हैं तो सिर्फ मिजाज के अंदर तेज़ी होती है और तो कोई बात नहीं होती। कायरा साहब, अपने बच्चों की तरफ देखें आप। फौज के अंदर जो बच्चा भर्ती होता है वो इसी उम्र में भर्ती होता है। यानी बिलावल जब पार्टी का चेयरमैन उसको बनाया गया तो वो 19 साल का था, और आप कहते हैं कि 18-19 साल के बच्चे को समझ नहीं होती। तो फिर बिलावल की चेयरमैनी में आप सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप सारे क्यों उसके साथ रहे? ये तो बादशाहत वाला निज़ाम हो गया ना फिर। तो मेरा यह कहना है कि जो 18 साल से 24 साल तक के नौजवान हैं, अगर उनके वोट के हक पर डाका डाला जाए तो मेरी बात तुम सारे कान खोल के सुन लो। तुम लोग मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। तुम्हारे लिए मैं नहीं लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि हमारे वोट के हक के ऊपर डाका नहीं डाला जा रहा। ये तुम्हारा वोट का हक है, तुम्हारे वोट के हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। खुद उठकर लड़ो। अगर तुम अपना हक खुद नहीं ले सकते ना, तो तुम्हारा हक कोई नहीं लेकर देगा। 18 साल से 24 साल तक के नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी खुद तंजीम बनाएं, खुद इकट्ठे हों,
खुद ताकत के साथ खड़े हों, चाहे वो स्कूलों में हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे वो किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जहां पे भी ये नौजवान मौजूद हैं, ये इकट्ठे हों और अपने हक के लिए खुद लड़ें। 18 साल से 24 साल तक के बच्चों का अगर वोट का हक छीना जाए तो खुद खड़े हो जाओ, इनको गिरबान से पकड़ो, 2 झटके दो, ये तुम्हारा हक तुम्हें वापस देंगे। तुम्हारे लिए हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारा हक नहीं छीना जा रहा, तुम्हारा हक छीना जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें लड़ना पड़ेगा, जब तुम लड़ोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है, तुमसे तुम्हारा हक छीना जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ें और तुम बैठकर तमाशा देखो। नहीं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हो आप सारे लोग, अगर आपसे आपका यह हक छीना जाए तो डट कर खड़े हो जाना। इनकी औकात नहीं है कि तुमसे 2 दिन भी लड़ सकें। डट कर खड़े हो जाना, मेरी बात याद रखना। और जमहूरी अंदाज में खड़े होने की मैं बात कर रहा हूं। पकड़ो इनको गिरबान से, जाकर इनसे अपना हक ले लो अगर ये आपका हक छीने तो। अब नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं, उनकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 तो ये तेहरान में आसिम मुनीर साहब की मुलाकातें हुई हैं। एक तो वो सदर से मिले, ईरान के वजीर खारजा से मिले, बाकर कालीबाफ से भी उनकी मुलाकात हुई। तो बर्फ़ पिघलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का पैगाम पहुंचाया, क्योंकि अमेरिका आसिम मुनीर साहब पे बहुत भरोसा करता है और वो ये समझते हैं कि ये एक अमरीकी नुमाइंदा है जो ईरान के साथ हमारे लिए बातचीत कर सकता है। ईरान को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान हमारे साथ है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो वो हमारा भी लिहाज करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि एक रास्ता खुला हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमन के लिए, और इसके इम्कानात कितने हैं ये हमें अगले 24-48 घंटों में आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप के एक मुशीर हैं और वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन स्काविनियो, इन्होंने B-2 बम्बर की एक वीडियो लगाई है। अच्छा, ये तो लगाते रहते हैं लोग, तो इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि इसी शख्स ने, जो डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर भी है, वाइट हाउस का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी है, इसने आखिरी मरतबा जब ये वीडियो लगाई थी तो उसके फ़ौरन बाद, एक दिन के बाद, इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया था। एग्जैक्टली वही वीडियो इस शख्स ने दोबारा से लगाई है। और मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने अपनी छुट्टियां और तकरीबात और अपनी मसरूफियात मनसूख की हैं इस डर से कि बहुत जल्द अमेरिका को हमले का एक और राउंड करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी कोशिश कर रहा है, ओमान भी कोशिश कर रहा है। इन दोनों ममालिक के वज़राए खारजा भी राब्ते में हैं अब्बास अरागची से, और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके बीच का रास्ता निकल आए। ईरान अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फेस सेविंग दे देता है और उसमें ईरान का कुछ बड़ा नहीं जाता, और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कुछ फ़ायदे दे देते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पे खित्ते के लिए, ये एक अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, दोबारा जंग में जाते हैं, तो फिर इस जंग के बाद जो अब जंग दोबारा होगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें, फिर उसके बाद दुनिया उस तरह की नहीं होगी जो उससे पहले थी। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसा कि पिछले ये जो 6 हफ्ते की एक जंग लगी है, इसने बहुत कुछ बदल दिया। अमेरिका की मिथ बदल के रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट शी को जब ये कहा कि अमेरिका की फौजी ताकत बेमिसाल है और वो दुनिया में सबसे बेहतर है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इत्तफाक नहीं किया इस बात पे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बताई है। उधर आबनाए हुर्मुज़ को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया ईरान ने। 24 घंटों में ईरान के बकौल 25 बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरे, और ये सारे बहरी जहाज़ नए कवायद व ज़वाबित के तहत वहाँ से गुजरे, तो वो भी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वजह यह है कि इसराइल को लड़ाई चाहिए और वो मुकम्मल तबाही या कंट्रोल चाहते हैं ईरान पे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो मुस्तकबिल में इसराइल की जो एक्सपेंशन का एक प्रोग्राम है, या वो चाहते हैं कि अपने मुल्क को तोसीह दें, अपनी सरहदों को बाहर दूर तक लेकर जाएं, तो वो उसको रोकने के रास्ते में बड़ी रुकावट फ़िलहाल इस वक्त तो ईरान है। तो वो नहीं चाहते कि ईरान इसी सूरत में बच जाए किसी डील के नतीजे में, तो उन्हें तो लड़ाई चाहिए। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और वो क्या करती है आने वाले दिनों में उस पर हम नज़र रखेंगे। पाकिस्तान में थोड़ा सा वापस आपको लेकर जाता हूँ, 2-4 खबरें हैं। एक तो ये है कि हरीपुर में एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं पर पुलिस ने तशद्दुद किया। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी उनके नाचने पे। ना उनके पास कोई नौकरियां हैं, ना उनके पास कोई बुनियादी हुकूक हैं। ख्वाजा सरा का हर कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करते हैं, वो किधर जाएं? वो बेचारे रक्स करते हैं, अपना एक उनका कल्चर है, वो दिखा के वो जो उनसे होता है वो 4 पैसे कमा लेते हैं। लेकिन उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, वो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनको बहुत मारा, बड़ी ज़्यादती की। अब ये ब्रूटैलिटी जो है ये बहुत नामुनासिब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसे इस सारे मामले के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया
उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। ये मासूम लोग हैं, आप इनको क्यों मारते हैं, इनके साथ क्यों ज्यादती करते हैं? नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं जाते जाते आपको बता दूं, ताकि जो यूएई से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें पता चल जाए कि वो क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यूएई में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे कोई इमाम मस्जिद नहीं है। इनमें वो कह रहे हैं जिन लोगों को निकाला है उनमें जराइम पेशा भी हैं और बेकारी टाइप के लोग भी हैं। तो सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है और ये यूएई का हक है कि वो इन पाकिस्तानियों को यूएई से निकाले। ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट है नेशनल टीवी के ऊपर।